जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ा था ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था मानव भूगोल। उसके बारे में पढ़े थे कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को मानव भूगोल कहते हैं। उसी में हम लोग देखे थे कि मानव भूगोल का परिभाषा अलग अलग भौतिकवाद ने अलग अलग तरीके से दिया था, जिसमें कि सबसे अच्छा हम लोग को कौन सा लगा था, कुमारी सिंपल का, जो कि क्या थे, रेड जेल के स्टूडेंट थी। और उसी के बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा था, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं संभववाद के बारे में। संभववाद किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। संभववाद किसे कहते हैं? प्रकृति के नियम को समझकर, किसके? प्रकृति के नियम को समझकर नए नए वस्तु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संभववाद कहते हैं। प्रकृति के नियम को यानी प्राकृतिक नियम को समझना और उसको समझकर नए नई वस्तु को निर्माण करना क्या कहलाता है? संभववाद कहलाता है। संभववाद एक प्राकृतिक घटक है क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा होता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा होता है, जो भी कार्य करता है वो कौन करता है? मानव करता है। कौन करता है? मानव। इसीलिए संभववाद एक मानवीय घटक हो। घटक कौन सा हो जाएगा? मानवीय घटक। प्राकृतिक के नियम को समझकर नए नए वस्तु के निर्माण करने की प्रक्रिया को संभववाद कहते हैं। संभववाद एक मानवीय घटक है। ये जो घटक होता है, किसी भी चीज को जो बनाता है, प्रकृति के नियम को कौन समझते हैं? मानव समझते हैं। मानव ही उस चीज को प्रेफर करके एक नए चीज का आकार देते हैं, उसको फिर यूजफुल बनाते हैं और हम लोग उसका क्या प्रयोग करते हैं। तो संभववाद एक मानवीय घटक हो जाएंगे। कौन सा घटक? अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही है, बिहार बोर्ड भी इसे प्रीफर करते हैं कि मानवीय घटक है। कौन सा घटक है? मानवीय घटक। संभववाद एक कैसा घटक है? मानवीय घटक। उसके बाद संभववाद शब्द का प्रयोग, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे जो पहले जो किया था, लुसियन फेब्रे ने किया था। किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने किया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। लुसियन फेब्रे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में इसका चर्चा किया था, और ये पुस्तक जो छपाया गया था 1925 में। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने। किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने। लुसियन फेब्रे की जगह सिर्फ फेब्रे भी आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। लुसियन फेब्रे का पूरा सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लुसियन फेब्रे। उसके बाद उन्होंने किस किताब में किया था? ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया था। वो जो पुस्तक जो छपाया गया था 1925 में। कब छपाया गया था? 1925 में। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि संभववाद शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने किया था अपनी पुस्तक किसमें? ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में। वो छपा कब था? कब छपा था मेरे भाई? 1925 में। कब छपा था? 1925 में। उसके बाद आते हैं हम लोग निश्चयवाद। पहले ये संभववाद समझ गए। संभववाद कहते हैं किसको है? कि पृथ्वी के नियम को या फिर प्रकृति के नियम को समझकर नए नए वस्तु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संभववाद कहते हैं। संभववाद एक कैसा घटक है? मानवीय घटक। कैसा घटक है? मानवीय घटक। संभववाद शब्द का सबसे जो पहले जो प्रयोग किया था, किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक किसमें? ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में। वो पुस्तक कब छपा गया था? 1925 ईस्वी को। कब? 1925 ईस्वी को। उसके बाद दूसरा टॉपिक है संभववाद के बाद हम लोग का निश्चयवाद। कौन सा वाद? निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या है? कि हमारी पृथ्वी क्या है? अस्थायी है। हमारी पृथ्वी क्या है? अस्थायी है। बहुत सारी चीजें इसमें है, हमेशा इसमें क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। हमेशा इसमें क्या होता है? परिवर्तन होते हैं, यानी बदलाव होते रहता है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? निश्चयवाद। यानी कहने का मतलब है हमारी पृथ्वी क्या है? अस्थायी। यानी पूरी पृथ्वी क्या? अस्थायी। जहां पर भी देखिए कोई ना कोई चीज आपको मिल ही जाएंगे। इसीलिए क्या कहा गया है कि हमारी पृथ्वी क्या है? अस्थायी है। हमेशा इसमें क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है, यानी बदलाव होते रहते हैं। इसी परिवर्तन को निश्चयवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं। उसके बाद आप आगे आते हैं, निश्चयवाद का जो समर्थन है निम्न भूगोलवेत्ता ने किया था। कितना? निश्चयवाद का जो समर्थन है कि निश्चयवाद कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो कुछ भूगोलवेत्ता जो है उसका क्या कहता है? समर्थन किया कि निश्चयवाद बिल्कुल सही है। तो पहला कौन था? अरस्तु। कौन? अरस्तु। दूसरा फ्रेडरिक रेड जेल। तीसरा था क्या? कुमारी एलन सेम्पल, जिसको कुमारी सेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग कुमारी सेम्पल के बारे में पढ़े थे। कुमारी सेम्पल कौन थे? फ्रेडरिक रेड जेल की क्या थे? स्टूडेंट थी। क्या थी? स्टूडेंट थी, जो कि कहाँ के रहने वाली? अमेरिका की। कहाँ के? अमेरिका। उसके ब्लास, ब्लास का पूरा नाम है डीला ब्लास। क्या नाम है? डीला ब्लास। उसका रिटर, उसके बाद हम्बोल्ट। ये सारे ने क्या किया था?
निश्चयवाद का समर्थन किया था। क्या किया था? निश्चयवाद का समर्थन किया था। समझ में आ गया? बोले तो सब कोई। निश्चयवाद किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी क्या है? अस्थायी है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। इसमें हमेशा क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं। निश्चयवाद का समर्थन किसने किसने किया था? अरस्तु ने किया था, फ्रेडरिक रेटजेल ने किया था, कुमारी एलन सिंपल, जिसे क्या बोलते हैं? कुमारी सिंपल के नाम से ही बोला जाता है। उसका डीला ब्लास, उसके बाद रिटर, उसके बाद कौन? हम्बोल्ट ने किया था। ठीक है, उसके बाद आगे नोट। नोट मीन से होता है एक आवश्यक बातें, एक महत्वपूर्ण बातें, ध्यान देने योग्य बातें। तो इसकी क्या कहा गया है? अरस्तु ने कहा है। किसने? अरस्तु ने कहा है मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा है? अरस्तु ने। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव में, लिख लीजिए। अरस्तु ने क्या कहा है? मानव प्रकृति का क्या है? दास है। किसने कहा? मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा? अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा? मानव जो है प्रकृति का क्या है? दास है। ये अच्छा से याद रखिएगा। किसने कहा था? मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा था? अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने। उसके बाद मेरे भाई अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है नौ निश्चयवाद। क्या नाम है? नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद कहते हैं किसको है? संभववाद, पहले ना हम लोग पहले संभववाद और निश्चयवाद के बीच के अध्ययन को, किसके? संभववाद और निश्चयवाद के बीच के अध्ययन को नौ निश्चयवाद कहते हैं। समझ में आई? पढ़े ना हम लोग संभववाद, उसके बाद क्या? निश्चयवाद। संभववाद में क्या किए? पृथ्वी के नियम को समझ करके नए नए वस्तु के निर्माण करना क्या कहलाता है? संभववाद कहलाता है। उसके बाद निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या? हमारी पृथ्वी अस्थायी है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है, इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो निश्चयवाद कहते हैं। उसके बाद आए हम लोग नौ निश्चयवाद में। तो नौ निश्चयवाद में संभववाद और निश्चयवाद के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं? नौ निश्चयवाद कहते हैं। नौ निश्चयवाद की अवधारणा टेलर ने दिया था। किसने दिया था? लिख लीजिए कहीं पर, बहुत बीपी आई है। नौ निश्चयवाद का अवधारणा किसने दिया था? टेलर ने। किसने दिया था? टेलर ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, नौ निश्चयवाद का अवधारणा किसने दिया? किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने, कुमारी सिंपल ने, रिटर ने, उसका टेलर ने। किसने? टेलर। मेरे भाई याद रखिए, किसने दिया था? टेलर ने दिया था। नौ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? टेलर में। बिहार बोर्ड का सबसे फेमस और सबसे अच्छा बेटर क्वेश्चन यही है, हर बार पूछा जाता है। नौ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? टेलर ने दिया था। किसने दिया था? टेलर। उसका टेलर ने और एक चीज कहा था, रुको और जाओ का नारा किसने दिया? टेलर ने। किसने दिया था? टेलर ने। ये किस आधार पर कहा था उन्होंने? उन्होंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से। एक ट्रैफिक है, एक ट्रैफिक है और ट्रैफिक को चलाने वाला एक पुलिस खड़े रहते हैं। और जब पुलिस क्या करते हैं, जो जिसका भी दिशा है उसको क्या दिखाते हैं, एक गाड़ी आते हैं और वहां पे रुकते हैं, रुकने के बाद ट्रैफिक में रुकते हैं। उसके बाद जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो ग्रीन बत्ती जब जलने लगते हैं तो क्या होते हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ते हैं। उसी आधार पर क्या कहा था टेलर ने? रुको और जाओ का नारा किसने दिया था? टेलर ने। याद रखिए, किसने दिया था? टेलर ने। दो चीज याद रखिए टेलर का। टेलर ने क्या? नौ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया? टेलर ने। किसने दिया था? टेलर ने। उसके बाद रुको और जाओ का नारा किसने दिया? टेलर ने। बहुत ज्यादा ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। नौ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया? टेलर ने। रुको और जाओ का नारा किसने दिया था? टेलर ने। उसके बाद आते हैं मेरे भाई मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब मानव प्रकृति के अनुसार ढलने लगता है। किसके अनुसार? जब मानव प्रकृति के अनुसार ढलने लगता है उसे क्या कहते हैं? मानव का प्रकृतिकरण। सब समझे नहीं? मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सूती कपड़ा पहनते हैं। सूती कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद हम लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। उसके बाद हम फैन के पास और एसी के पास, कूलर के पास बैठना पसंद करते हैं। तो हम लोग किसके अनुसार बदले मेरे भाई? किसके अनुसार? हम लोग प्रकृति के अनुसार बदले। किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार। वहीं पे जस्ट अपोजिट उसका देख लीजिए, जब ठंडी आ जाएंगे हम लोग क्या करेंगे? कंबल ओढ़ेंगे, उसका जैकेट पहनेंगे। उसके बाद ठंडी पानी पीना हम लोग पसंद करेंगे? नहीं ना, उसका गर्म गर्म पानी पियेंगे। ठीक, मतलब प्रकृति के अनुसार हम लोग जब बदलते हैं, किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार जब बदलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? मानव का प्राकृतिकरण। क्या बोलते हैं? मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं? जब मानव प्रकृति के अनुसार ढल जाता है तो इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानव के अनुसार बदलना। किसका में क्या होता है? प्राकृतिक का मानव के अनुसार बदलना है। किसके अनुसार? मानव का
प्राकृतिकरण में क्या हुआ कि हम लोग किसके अनुसार, मानव जब प्राकृतिक के अनुसार बदलता है तो उसके क्या कहते हैं, मानव का प्राकृतिकरण। उसके बाद मेरे भाई प्राकृतिक का मानवीकरण में क्या होता है कि जब प्रकृति मानव के अनुसार बदलने लगता है। कौन? प्रकृति। सर नहीं समझे? जैसे प्राकृतिक द्वारा क्या बनाए गए, समुद्र बनाए गए, समुद्र से छोटे छोटे नदियों को काट कर लेके आए तो क्या किए, और प्रकृति से खिलवाड़ करे। उससे पहाड़, पहाड़ जो बना हुआ है उसको काट के रास्ता बनाना, पहाड़ भी किसका देन है, प्रकृति का देन है। पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना, वो क्या किए, मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए, प्रकृति के साथ क्या किए, खिलवाड़ किए। तो वो खिलवाड़ जो किए यानी प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए चीज को हम लोग क्या किए, बदल दिए। प्राकृतिक के द्वारा जितनी सारी चीज को बनाए गए हैं, अगर उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक का मानवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक का मानवीकरण। प्राकृतिक का मानवीकरण क्या कहलाता है? प्राकृतिक का मानवीकरण, प्राकृतिक का मानव के अनुसार, किसके अनुसार, प्राकृतिक का मानव के अनुसार बदलना है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक का मानवीकरण कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नियतिवाद। नियतिवाद, नियतिवाद होता क्या है, इसमें होता है ऐसा घटना जो पहले हो चुका हो, जो पहले हो चुका हो और वही घटना से हमारे वर्तमान में क्या चलता आ रहा हो, और इसका संभावना भविष्य में भी हो। मतलब यानी कोई ऐसा काम जो कि पहले हो गया है, फिर अभी भी वही हो रहा है और आगे चल के ये भी होता रहेगा। सर कुछ एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, जैसे पहले के लोग भी क्या करते, पेड़ पौधे लगाया करते थे और उनसे क्या करते थे, फल सब्जी ये सब लिया करते थे और अपने जीवन के लिए आश्रित बनाए रहते थे, यानी उस पर ही पूरे टिकाऊ रहते थे। और अभी के लोग भी यानी हम लोग भी क्या करते हैं, फल सब्जी ये सब कहाँ से लेते हैं, वही चीज करके, कृषि करके, खेती करके, और आने वाले टाइम पर भी वही करके लिया जाएगा। यानी नियतिवाद का मतलब हुआ ऐसा घटना जो पहले हो चुका हो और वो वर्तमान में चल रहे हैं और भविष्य में उसका क्या है, संभावना है।